पहले हिंदुस्तान में अगर डिजिटल एडवर्टीजमेंट किसी पॉलिटिशियन ने इंट्रोड्यूस करी थी तो वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। 8, 9, 10th में ही ये भी कर रहे हैं कि वो लोग वीडियोस बनाते हैं, लड़कियां लड़के रील्स डालते हैं अलग अलग तरह के। फोबिया सा है सोसाइटी में कि इससे पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन हर बंदा तो कमा नहीं रहा इससे पैसे। जी, सच्चाई ये है कि सर सोशल मीडिया से इतना पैसा कमाया जा सकता है कि आप दुबई में अपना एक फार्म हाउस बाय कर सकते हैं और उसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की भी ज़रूरत नहीं है। फेसबुक पे मैं आपके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ। मेरे फ़ोन पे कोई और ऐड दिखेगी, आपके फ़ोन पे कोई और ऐड दिखेगी। मेल फीमेल के बेसिस पे हम एड्स को टारगेट कर सकते हैं, जियोग्राफी के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। इतनी नैरो टारगेटिंग करने के बाद अगर आप अपने ब्रांड को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक लेके जाते हो तो वो माल आपका बिकेगा ही बिकेगा। मैं प्रोफेशनल हूँ कोई, तो मेरे को जो कंटेंट क्रिएट करना है उसमें कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है? कंसिस्टेंसी ही मूल मंत्र है सर। भी ऐसा किया जाता है कि जिससे आदमी प्रेशर में रहता है। हम अक्सर ये खबरें पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का संपर्क हुआ, उसके बैंक अकाउंट लूट लिए, उसका ये हुआ, ये मतलब साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जी, तो उसमें क्या जो एहतियात है वो बरतने चाहिए? सर देखिए, साइबर फ्रॉड के लिए मैंने अगर आपकी रेकी करनी है ना तो मैं आपसे सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानूंगा, आपके घर का नंबर जानूंगा, आपका मोबाइल नंबर जानूंगा, आपकी गाड़ी का नंबर जानूंगा, आपकी वाइफ का फ़ोन नंबर जानूंगा, आपकी वाइफ का नाम जानूंगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने सोशल मीडिया पे पहले ही डाल के रखी हुई है। आज का ये पॉडकास्ट बिजनेसमैन्स के लिए है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश की, हिमाचल की और हमारे देश की भी। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए है, और प्रोफेशनल्स भी इस पॉडकास्ट को देख के जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ नवनीत शर्मा है। हिमाचल के ही एक युवा हैं जो ग्रेजुएशन उन्होंने हिमाचल से की, फर्स्ट ईयर अपना धर्मशाला कॉलेज से किया और उसके बाद ग्रेजुएशन करके नूरपुर से चंडीगढ़ सेटल हो गए। वहाँ पर ये अपनी एक कंपनी रन करते हैं जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, और उसमें अपना इन्होंने अच्छा खासा करियर बनाया है और अभी 20th एनिवर्सरी इस कंपनी की आने वाली है। तो इनसे पॉडकास्ट करने का मकसद यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लाभान्वित हो पाएँ, बिकॉज ही इज़ इनटू द फील्ड ऑफ एआई, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, तो ही इज़ कनेक्टेड टू ऑल दीज ट्रेंड्स। और उन्हीं से पूछेंगे कि इस फील्ड का स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ बहुत बहुत में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पहले बार आप ये बताओ कि हिमाचल में अक्सर हम ये देखते हैं कि एक ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, और लोगों की उम्रें निकल जाती हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अभी 35-36 साल की हो गई है, ओवर एज हो गई है मैरिज के लिए भी, लेकिन अभी भी वो पेपर क्लियर करने के उसी में ही लगे हुए हैं। तो हाउ यू डिसाइडेड कि यू डिसाइड टू मूव आउट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे जी। और मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं था। मेरा इंटरेस्ट कुछ अलग करने का था, कुछ कंप्यूटर साइंस में कुछ करने का था। तो इसलिए मैं चंडीगढ़ मूव हो गया और वहाँ पे फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। और ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि आपने अपनी जो कंपनी थी वो बड़ी यंग एज में सेटल कर ली थी। आप बता सकते हैं किस ईयर में कर ली थी? जी, ये हमारा 20th ईयर हम इस बार 2025 में सेलिब्रेट कर रहे हैं और कंपनी मैंने यहाँ से चंडीगढ़ जाने के 1.5-2 साल के बाद ही मैंने कंपनी अपनी एस्टेब्लिश कर ली थी, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, उत्तराखंड के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ की हम ट्रेनिंग करवा रहे थे और आज भी हम करवा रहे हैं। किस सन में कर ली थी और तब आप कितने, उम्र क्या थी आपके? सन तो मुझे अब एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, बट 27-28 साल की उम्र। 22-28 साल की एज में हमने ये सेटअप कर लिया था। हाँ जी। तो अभी जो ये ट्रेंड चल रहा है आपका, मतलब कंपनी जो है अच्छे स्केल पे रैंकिंग कर रही है, जी, सीबिट्स आपने बताया जी। कंपनी का नाम, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें? सर, सीबिट्स की फुल फॉर्म है कंपाइलिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन टू सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। हम स्टूडेंट्स को कंप्यूटर टाइपिंग से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक के कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें यू कैन से वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, एआई ऑटोमेशन, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज उसके अंदर आते हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे कोर्सेज आते हैं। बट जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले ये था कि सोशल मीडिया ही प्रभावशाली हुआ, सोशल मीडिया के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ आ गई, जिससे बहुत सारे करियर्स को जो है वो डंट पड़ा है, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो गई हैं। तो आने वाला इसका फ्यूचर क्या है? ऐसा तो नहीं कि कोई और डेवलपमेंट हो जाएगी और बच्चे इस चीज़ की ट्रेनिंग लें और ख़त्म हो जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। एआई आपका फ्रेंड है।
अगर आप एआई सीख लेते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, तो जो काम आप 10 आवर्स की शिफ्ट में कर लेते थे, वो काम अब आप 3-4 आवर्स की शिफ्ट में ही कर लोगे। तो एआई इज़ योर फ्रेंड, एआई इज़ नॉट योर एनिमी। एआई आपकी जॉब सक नहीं करेगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको एआई सीखना पड़ेगा। अगर आप एआई नहीं सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आपका जूनियर, आपसे कम सैलरी वाला बंदा, आपसे कम एक्सपीरियंस बंदा आपके एम्प्लॉयर को जाके बोलेगा कि मैं ये काम जो 10 घंटे में किया जाने वाला है, मैं 4 घंटे में कर सकता हूँ, तो डेफ़िनिटली फिर आपकी जॉब के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। लेकिन ये जैसे बच्चे हैं, अब आजकल कई बच्चे हैं 9th 10th में 8th में ही शुरू हो जा रहे हैं कि एआई से अपना होमवर्क कर लिया, एग्जाम निकाल लिया, और पेरेंट्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं जी ये पढ़ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक नहीं है? और एआई किस क्लास में जो है वो बच्चे को सीखना शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, एआई बच्चे को, जैसे कंप्यूटर बच्चा आज फर्स्ट सेकंड क्लास से सीखना शुरू कर दे रहा है, वैसे ही बच्चे को एआई भी फर्स्ट सेकंड क्लास से ही सीखना शुरू कर देनी चाहिए। बट मेरी एज में आके, आपकी एज में आके हमने जो अपने आप को सेटल किया है, हम जो आज अपना घर चला रहे हैं, जो एआई सीखे हुए बच्चे हैं, वो इससे 1000 टाइम ज़्यादा फार ग्रोथ ले सकते हैं, अगर वो एआई के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को यूज़ करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे तो। ग्राउंड में खेल रहे बच्चे के ऊपर भी तो पेरेंट्स को चेक रखना पड़ता है, कॉलेज जा रहे बच्चे के ऊपर भी तो पेरेंट्स को चेक रखना पड़ रहा है। इसलिए फ़ोन में वो बच्चा आपका एआई के साथ क्या कर रहा है, उसके ऊपर चेक रखने की ज़रूरत है। अगर आप वो चेक रख पा रहे हैं, फिर एआई आपके लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकता है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और है कि बच्चे आजकल, स्टूडेंट्स की हम अभी बात कर रहे हैं, उसके बाद बिजनेसमैन पे आएंगे, फिर प्रोफेशनल्स पे आएंगे। बच्चे आजकल क्या है कि यंग एज में 9th 10th में ही ये भी कर रहे हैं कि वो लोग वीडियोस बनाते हैं, लड़कियां लड़के रील्स डालते हैं अलग अलग तरह के। तो एक एक फोबिया सा है सोसाइटी में कि इससे पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन हर बंदा तो कमा नहीं रहा इससे पैसे। जी। तो मिथ क्या है और सच क्या है? सच्चाई ये है कि सर, सोशल मीडिया से इतना पैसा कमाया जा सकता है कि आप दुबई में अपना एक फार्म हाउस बाय कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ग्रेजुएट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सच है। और ऐसे हिमाचल के ही कई सारे युवा हैं, जिन्होंने ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं, जिन्होंने ऐसे-ऐसे घर बनाए हैं, जिन्होंने ऐसे-ऐसे बिज़नेस एस्टेब्लिश किए हैं, जो सिर्फ़ सोशल मीडिया से ही ग्रो करके पहुँचे हैं। ऐसे हज़ारों नाम आप भी जानते होंगे और हमारे दर्शक भी जानते होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एक बहुत, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आप सिर्फ़ अगर इसके पॉज़िटिव एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दें, तो करियर के बहुत ह्यूज स्कोप हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाए जा सकते, वो उन लोगों के लिए नहीं कमाए जा सकते जिनको रास्ता नहीं पता कि कमाने कैसे हैं। जिनको ये रास्ता समझ में आ गया कि सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे वो अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को मोनेटाइज़ कर सकते हैं, कैसे वो अर्निंग कर सकते हैं, उनको आई वुड से कि आज एक कॉलेज में जाके डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। नहीं, ये आप वही बात कर रहे हो जो सोसाइटी में ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है। जी। मुझे इसका कोई एग्जांपल देके बताओ, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ प्रैक्टिकल पता लगे कि इज इट पॉसिबल, एक्चुअली इट इज पॉसिबल। इसको आप वैलिड कैसे करोगे लॉजिक के साथ कि इट इज पॉसिबल? सर, सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट अपलोड करते हो, वो चाहे आप अपना जिम कंटेंट अपलोड करते हो, डेली रूटीन कंटेंट अपलोड करते हो, व्लॉगिंग करते हो, आप में ड्राइंग स्किल है वो आप अपलोड करते हो, तो जब आप कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक फिक्स थ्रेशोल्ड है। वो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीटअप जब आप कर लेते हो, तो आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाती है। आप अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करिए, और आपके व्यूज़ और आपके कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूट्यूब या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, वो मंथली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट पे पैसा लैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा और कितना टाइम इसको देना पड़ेगा? आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऐसे हैं? सर देखिए, टाइम का ऐसा है कि आपका कंटेंट की क्वालिटी क्या है। ये बिल्कुल आप वही बात बोल रहे हैं कि हम एक फ़िल्म बनाते हैं, और वो फ़िल्म बनाने में खर्चा कितना आएगा और प्रॉफ़िट कितना होएगा। हम सभी ने अपनी यंग एज में या आज भी जो हम फ़िल्में देखते हैं, उसमें सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं कि एक लड़का है, एक लड़की है। उनके घरवाले शादी के लिए नहीं मानते हैं, बाद में मान जाते हैं, और वही एक फ़िल्म हिट हो जाती है, वही एक फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है। तो हिट होने के पीछे क्या रीज़न है, और फ्लॉप होने के पीछे क्या रीज़न है? कुछ तो हुक लाइन्स हैं, कुछ तो सेंटिमेंट्स हैं, कुछ तो एक्टिंग स्किल्स हैं, कुछ तो स्टोरी है, कुछ तो डायलॉग है। वो अगर आप अपने कंटेंट में डालना जानते हैं, या जान गए हैं, या सीख गए हैं, तो पैसे कमाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से वंचित हैं, और आपको पता नहीं है, आप वैसे रैंडमली डेटा डाल रहे हो, तो एक टाइम पे जाके आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने की एक स्ट्रैटेजी है, एक एल्गोरिदम है, एक फ़ॉर्मूला है। अगर आप वो फ़ॉर्मूला सीख जाते हैं, तो आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। डालने का तो एल्गोरिदम है, बनाने का एल्गोरिदम क्या है? बनाने का एल्गोरिदम वही है सर, जैसे एक कंटेंट बनाया जाता है, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, जो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट जब इंटरनेट पे यूज़र्स के पास जाएगा, उनको अच्छा लगेगा तो वो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। उनको नहीं अच्छा लगेगा तो वो नहीं करेंगे। सिंपल इज़ दैट। तो जो भी कंटेंट एक क्रिएटर क्रिएट कर रहा है, वो उसमें कितनी वैल्यू ऐड करता है, कितनी शिद्दत से वो कंटेंट बनाता है,
क्या उसमें वो एथिक्स ऐड करता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। आप देखते होंगे कि एक ऐसा जोक क्रैक किया हुआ है जिसके ऊपर शायद आपको कभी भी हंसी नहीं आएगी, लेकिन उसके ऊपर 5 6 7 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। और एक ऐसा जोक भी है जो 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 आपको बहुत ज्यादा हंसा देता है, आपका पूरा मूड चेंज कर देता है, उसके ऊपर व्यूज नहीं आए हुए होते। तो ये वो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो है वो एल्गोरिथम के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपका कंटेंट किस तरह से आप डाल रहे हो। प्लस एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोशल मीडिया की गाइडलाइंस को तो नहीं ब्रीच कर रहे हो, कहीं कंटेंट आप बहुत अच्छा बना रहे हो, लेकिन आप उसकी गाइडलाइन को ब्रीच कर रहे हो, और गाइडलाइन ब्रीच कर रहे हो तो आपकी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाती है, कुछ कंटेंट लोगों के पास नहीं जा पाता, जिसकी वजह से फिर आप मोनेटाइज नहीं हो पाते, आप पैसे नहीं कमा पाते हो। फिर वही वाली र्यूमर है कि हमने बहुत काम करके देखा, हमें तो कोई पैसे बने नहीं, सामने वाला पता नहीं कैसे बना रहा है। अच्छा, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, अगर हम बात करें, मैं जंप कर रहा हूँ इससे आगे, पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें, तो पॉलिटिक्स में जब नरेंद्र मोदी जब आए पॉलिटिक्स में, तो उनका एक ऐसा, उनके साथ एक चीज़ जोड़ी जाती है कि ही changed the definition of political marketing politics, or he introduced social media marketing, digital marketing in politics. तो उसमें कितना रोल इसमें रहता है पॉलिटिक्स में इसका, और क्या उसके आधार रहते हैं कि आदमी जो है वो सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ कर पाए? सर, बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपका ये वाला सेगमेंट बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर डिजिटल एडवर्टीजमेंट किसी पॉलिटिशियन ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। अच्छा, जी, अडवाणी जी ने? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद बाकी सारे पॉलिटिशियंस ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। उन्होंने कब स्टार्ट किया था अडवाणी जी ने? जब एग्जाम्पल? मोदी जी पीएम नहीं बने हुए थे, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत एक्टिव थे, जब तक उनकी हेल्थ ठीक थी, तब तक उनके बहुत बहुत ज़्यादा कैंपेन्स हमें देखने को मिलते थे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और गूगल एड्स पे। अच्छा, जी, तो अडवाणी जी स्टार्टेड। जी, जी। मैं आपसे बस आपसे सुन रहा हूँ ये बात। जी, सर। और अभी के टाइम में जो बिजनेस है, बिजनेसेस के लिए अगर हम बात करें, तो बिजनेसेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया पे और डिजिटल मार्केटिंग पे प्रेजेंस रखना आपने? सर, आपने कहावत सुनी है, जो दिखेगा वो बिकेगा। और आज अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, तो आप न्यूज़पेपर पे नहीं दिखाओगे, आप होर्डिंग पे नहीं दिखाओगे, आप किसी फ्लेक्स पे नहीं दिखाओगे। आप आज हर कोई इंटरनेट पे कंटेंट देख रहा है, और अगर आप अपनी विजिबिलिटी यूज़र तक लेके जाना चाहते हो, तो आपको उनके मोबाइल तक जाना पड़ेगा। तो उनके मोबाइल तक जाने के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, तो अपने बिज़नेस की जो भी आपकी प्रोडक्ट सेलिंग है, जो भी आपकी यूएसपीज़ हैं, उनको अगर आप कैटर सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे सर। हाँ, चलो वो तो अंडरस्टूड है। तो अगर प्रोफेशनल्स की बात करूँ, लॉयर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, इस सब में जो है वो किस तरह से? बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है सर, बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है। आज क्लाइंट सिर्फ़ इंटरनेट पे बैठा हुआ है सर, सिर्फ़ इंटरनेट पे बैठा हुआ है। जिस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की जो कवरेज संडे के टाइम पे 4.5 लाख रुपए की पर डे की आती थी, आज वो 1-1 लाख रुपए में भी नहीं जा रही है। न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें, तो न्यूज़पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि हमारा ये न्यूज़पेपर इतने लोगों तक फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्योंकि जो मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, मेरे घर में जब न्यूज़पेपर आता है, तो मेरे घर में से कोई एक मेंबर उस न्यूज़पेपर को ऐसे करके झाड़ के अंदर लेके जाता है, तो पैम्फलेट तो सारे वहीं पे गिर गए। उसके बाद जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो एडवर्टाइज़मेंट किसको कैटर की गई थी? मुझे की गई थी, मेरे छोटे ब्रदर को की गई थी, मेरी बड़ी सिस्टर को की गई थी, मेरी मदर को की गई थी, या मेरे फादर को की गई थी। हमारे घर में एवरेज अगर ये 5-6 लोग हैं, तो शायद वो बंदा उस दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा है। तो जो ब्रांड न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज़मेंट कर रहा था, उसकी कॉस्ट क्रिएट हो गई, लेकिन वो ऑडियंस तक वो जा ही नहीं पाया। और ऐसा कब हुआ है कि कोई आके आपको ये बोले कि सर, ओह माय गॉड, मैंने न्यूज़पेपर में आपकी ऐड देखी, मुझे आज ही आपका प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बट अगर यही चीज़ अगर हम इसको डिजिटलाइज़ कर देते हैं, तो मैं आपको नैरो डाउन करके चीज़ों को बताता हूँ। फेसबुक पे मैं आपके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकता हूँ। मेरे फ़ोन पे कोई और ऐड दिखेगी, आपके फ़ोन पे कोई और ऐड दिखेगी। मेल फीमेल की बेसिस पे हम एड्स को टारगेट कर सकते हैं, जियोग्राफी के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं। इतनी नैरो टारगेटिंग करने के बाद अगर आप अपने ब्रांड को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक लेके जाते हो, तो वो माल आपका बिकेगा ही बिकेगा। दुनिया की सारी मार्केटिंग, दुनिया की सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग लायबिलिटी थी, लायबिलिटी? लायबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि कोई भी पाइपलाइन कभी भी श्योरिटी नहीं देती थी कि यहाँ से रिजल्ट आएगा ही आएगा। आज मैं अपने ब्रांड की बात करता हूँ, मैं धर्मशाला में होर्डिंग कराता हूँ, आपसे करवाता हूँ, और रिजल्ट नहीं आया, तो आप बोलोगे सर दिसंबर का टाइम था, कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बिजी हैं, दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा, अप्रैल में दोबारा मार्केटिंग कराना आप, तब रिजल्ट आएगा।
बट यही अगर मैं अपनी फेसबुक मार्केटिंग का कैंपेन आपको रन करने को देता हूँ तो आप मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हो कि नवनीत जी आपके सीबिट्स के ब्रांड को इस एज ग्रुप के लोगों ने इतनी बार इतनी देर के लिए देखा है, और वो स्टैटिस्टिक्स आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी जिंदगी के लिए पड़ा रह जाएगा। और जो मेरी ब्रांडिंग हुई है, जो मेरा कंटेंट आया है, उस कंटेंट पे जो एंगेजमेंट है, जो कंटेंट लाइक व्यूज हैं, वो एक अलग लेवल ऑफ रेपुटेशन बन गया है कि इनकी वीडियोस बड़ी देखी जाती है, तो ये अच्छा ब्रांड है, हमें इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, बट डिजिटल मार्केटिंग इज एसेट। आप डिजिटल मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो आपकी एसेट बन जाती है, क्योंकि वो एसेट जब कोई नया यूजर आपकी उस वीडियो को देखेगा तो वो देखेगा कि ये वीडियो इतनी पुरानी, इतने व्यूज आए हुए हैं, तो ये अच्छा ब्रांड हो सकता है, वहां से ट्रस्ट डेवलप होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज एसेट एंड ऑल अदर सॉर्ट्स ऑफ मार्केटिंग आर लाइबिलिटी, ऑलवेज ऑलवेज दे हैव बीन ऑलवेज लाइबिलिटी। अच्छा, मान लो कि मेरा बिजनेस है, जी, मैं प्रोफेशनल हूँ कोई, तो मेरे को जो कंटेंट क्रिएट करना है उसमें कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है? कंसिस्टेंसी ही मूल मंत्र है सर, कंसिस्टेंसी ही मूल मंत्र है। 3 महीने 4 महीने कंटेंट बना देने के बाद जब आपको पैसे नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल वही बात है कि हमें जिम जाना है और आज ही बॉडी बनानी है, नहीं हो सकता सर, 1 साल देना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको अपने कंटेंट के लिए भी एल्गोरिदम को, सबसे पहले तो एल्गोरिदम को हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी कि हमारा एपिसोड शाम को 5 बजे आता है तो वो 5 बजे ही आना चाहिए, सैटरडे को आता है तो सैटरडे को ही आना चाहिए। पहले तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। जब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, सोशल मीडिया खुद ये बात बोलता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, इसलिए हम आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बढ़ा रहे हैं कि आपके कंटेंट को हमने और लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल्स ओपन कर दिए। तो कंसिस्टेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो चैनल्स ओपन होंगे और लोगों तक कंटेंट जाएगा। जब और लोगों के पास कंटेंट जाएगा, कंटेंट में दम होगा, तो वो डेफिनेटली चलेगा। तो कंटेंट क्रिएशन ही सब कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी जो है वो नमक की तरह है सब्जी में। जी, इसका मतलब यही है कि आप कंटेंट क्रिएट करो जितना मर्जी अच्छा कर रहे हो, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो। बिल्कुल वैसे ही सर। आप देखिए ना, हम बचपन से तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि वो शाम को 5 बजे टीवी पे आएगा, तो 5 बजे हम सारे काम छोड़ के बैठ जाते थे टीवी पे देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5 बजे आता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम टीवी ऑन किया और हम बोले कि आज आज तो न्यूज आ रही है, अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आज आया नहीं, वो कल आएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो जो टीवी का जो वो फिनोमेना था, वो सोशल मीडिया पे भी अप्लाई होता है, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स पे भी अप्लाई होता है। आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, आपको अपना कंटेंट गिवन टाइम पे ही देना पड़ेगा। एल्गोरिथमेटिकली भी हेल्प करेगा और लोगों में, यूजर्स में भी ये ट्रस्ट डेवलप करेगा। और इसके लिए आपको कंटेंट थोड़ा सा एडवांस में बना के रखना चाहिए, सो दैट मिस ना मार जाओ। आप कोई डे आपसे स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। जी, तो इसके लिए मैं एक चीज़ इससे रिलेट करना चाहूँगा कि ये हम पॉडकास्ट तो स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सभी की कुछ कर रहे हैं, तो वी कैन कोरिलेट दिस थिंग विद डिसिप्लिन। जी, वी शुड क्रिएट अ डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। जो कि आजकल ना बच्चों की ज़िंदगी में रहा है ना आम जिंदगी में रहा है। तो अगर आपको ग्रो भी करना है कहीं, अगर आप नेम फेम लेना भी है या अर्निंग करनी है, तो यू नीड टू क्रिएट अ डिसिप्लिन टू अपलोड द कंटेंट। जी, और अगर ये नहीं है तो आप सोशल मीडिया में कामयाब नहीं होंगे, यही आप कहना नहीं, चाह रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं कि किसी भी दिन वीडियो अपलोड कर दिया, फिर 2 दिन नहीं अपलोड किया, फिर किसी दिन अपलोड कर दिया, और हम खुद से अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इवनिंग में वीडियो पे व्यूज़ बहुत आए थे लास्ट टाइम, इस बार भी आएंगे, संडे को बहुत आए थे, इस बार भी आएंगे। ऐसा नहीं है सर। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। रोज अगर मैं 5 बजे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया तो उसी पे भी वीडियोस पे व्यूज़ आना स्टार्ट होती है। तो आप जैसे इसमें आप पढ़ाते भी सब चीज़ें बच्चों को, तो कितना समय लगता है बच्चों को एल्गोरिदम के साथ फैमिलियर करने का, और क्या पढ़ाते हो, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करें तो? हम सर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन, दीज आर द 4 पीस ऑफ डिजिटल कंटेंट। कंटेंट को रिकॉर्ड करना। जी, प्री प्रोडक्शन, जिसमें आगे आपका वन लाइनर क्रिएट करना, स्क्रिप्टिंग करना, स्टोरी बनाना, रेकी करना, कास्टिंग सेलेक्ट करना कि कौन सा बंदा कहाँ के लिए फिट बैठ सकता है, किसको कौन सा रोल दिया जा सकता है, जिस लोकेशन पे जाके करना है वहाँ की रेकी करना, वहाँ की लाइटिंग देखना, ये सारा कुछ प्री प्रोडक्शन में आता है। प्रोडक्शन फाइनली आपका शूट डे हो गया कि जिस दिन आपको शूट करना है। अगर प्री प्रोडक्शन का होमवर्क आपने अच्छा किया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी रेडी है, तो आप एक दिन के अंदर 5, 6, 7 मिनट का अच्छा कंटेंट निकाल सकते हैं, जो कि एक बड़ी फीचर फिल्म का भी यही फॉर्मूला होता है। अगर आप ये सोचो कि हमने कॉस्ट कटिंग करनी है, एक दिन के अंदर हमें 25 मिनट का कंटेंट निकालना है, तो फिर ना डायलॉग में जान आएगी, ना वजन आएगा, ना फीलिंग आएगी, ना इमोशन आएगा। पहले प्री प्रोडक्शन के लिए हमें अपना होमवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। होमवर्क स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर प्रोडक्शन के लिए हमें एक दिन के अंदर, अगर 8 से 10 घंटे शूट होता है, तो उस 8 से 10 घंटे के शूट के अंदर हमारा 7 से 8 मिनट का कंटेंट निकलता है आइडियली।
जब वो कंटेंट बन गया, कंटेंट बनने के बाद फिर हमने उसकी पोस्ट प्रोडक्शन करनी है। पोस्ट प्रोडक्शन में हमने उसकी एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, सीसी, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर करनी है। उसमें नोटेशंस डालनी है, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, बीजीएम उसमें ऐड करना है। ये सब ऐड करने के बाद जब आपका कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा, नाउ दैट कंटेंट इज रेडी टू सर्व टू द ऑडियंस। फिर जब वो ऑडियंस के पास जाएगा तो फिर हमने देखना है कि उसकी प्रमोशन कैसे करनी है। वो प्रमोशन आप ट्रेलर रिलीज करके कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो या स्पॉन्सर्ड कर रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर फिर आपका डिसाइड होता है कि कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। सो दीज आर द 4 P's जो हमें कंटेंट के लिए ध्यान में रखना। 4 पीस एक बार रिपीट कर देंगे। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रमोशन। प्रमोशन। 4 पीस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें सर एक सवाल मेरा और भी है कि बहुत सी बच्चियां, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग इंडिया में सुसाइड ही कर चुके हैं, क्योंकि कई बार लोगों का ना अकाउंट हैक हो जाता है, एआई से उनकी ऐसी अश्लील तस्वीरें बना दी जाती हैं, कुछ भी ऐसा किया जाता है कि जिससे आदमी प्रेशर में हो जाता है। हम अक्सर ये खबरें पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का संपर्क हुआ, उसके बैंक अकाउंट लूट लिए, उसका ये हुआ, ये मतलब साइबर फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जी तो उसमें क्या जो एहतियात है वो बरतने चाहिए? सर, देखिए साइबर फ्रॉड के लिए मैंने, अगर आपकी रेकी करनी है ना, तो मैं आपसे सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जानूंगा, आपके घर का नंबर जानूंगा, आपका मोबाइल नंबर जानूंगा, आपकी गाड़ी का नंबर जानूंगा, आपकी वाइफ का फ़ोन नंबर जानूंगा, आपकी वाइफ का नाम जानूंगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने सोशल मीडिया पे पहले ही डाल के रखी हुई है। आप इंटरनेट से देख के पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड कौन है, आपकी वाइफ कौन है, आपके पिताजी कौन है, आपके माताजी कौन है, आपके मामा जी कौन है, आपके चाचा जी कौन है। ये सोशल मीडिया से देख के ये बात पता चल जाती है। तो वहाँ से फिर हम ब्रूट फोर्स अटैक्स के थ्रू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे क्रिट्स कर करके आपके पासवर्ड को ट्राई करते हैं, जहाँ से वो बड़ी इजीली क्रैक हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पासवर्ड ऐसा कभी भी ना रखें जो आपकी नियर बाय बिलोंगिंग से रिलेट करता हो। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो कोई बंदा सोच भी ना सके कि मिस्टर पुरी का पासवर्ड क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको स्पेशल करैक्टर यूज़ करने हैं, जिसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स यूज़ करने हैं। मोर देन 8 करैक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि सर, आपने अपना बैंक अकाउंट जब ओपन कराया था, तब आपने वही वाली ईमेल आईडी और वही वाला फ़ोन नंबर दे दिया जिससे आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट किया था। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप, दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रैप। यहाँ से सारी चीज़ें ट्रेस होती हैं कि आप कौन हो, आपका फ़ोन नंबर कौन से नंबर से चल रहा है, आपका फ़ोन नंबर कौन से सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, और वही फ़ोन नंबर फिर आपके बैंक में, वही आपके गूगल पे लगा हुआ होता है। सोशल मीडिया के बिना आज सर्वाइव मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे आप जैसे लोगों को रखने पड़ेंगे। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों के सोशल मीडिया ना भी हो तो 1 मिनट के लिए हम मान लें कि चलेगा। बट बीइंग बिज़नेस ओनर्स हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी प्रमोशंस के लिए। बट सबको रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा। बिजनेसमैन को भी, जी। पॉलिटिशियन को भी, लोगों से कनेक्ट है, ऑफिसर्स को भी, सभी को रहना पड़ता है। सॉल्यूशन क्या है कि आपके सोशल मीडिया पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अलग होने चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अलग होने चाहिए, जिसको हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोलते हैं या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बोलते हैं। वहीं से सारी चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। आज आपका बैंक अकाउंट अगर मुझे रीसेट करना है तो मैं हिट करना स्टार्ट कर दूंगा जिस दिन मुझे आपकी ईमेल आईडी पता चल जाएगी। तो ये इतने ईजी ओपन डोर्स हमने रखे हुए हैं कि आपको पता भी नहीं होता कि हमने यहाँ पे ये लूप होल छोड़े हुए हैं। मैं एक बुक लॉन्च कर रहा हूँ सर बहुत जल्दी, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। उसका बुक का नाम है मैं भी साइबर सुरक्षित। उस बुक के पहले चैप्टर के अंदर मैंने एक 100 क्वेश्चंस रखे हैं। वो 100 क्वेश्चंस में से अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए तो बुक आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो वो सारी की सारी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक डोर इतना बड़ा डोर है कि वहाँ से कभी भी आपके बैंक को हैक किया जा सकता है, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा सकता है, आपके एआई कंटेंट को क्रिएट किया जा सकता है, आपको किसी भी तरीके से डिजिटली ब्लैकमेल किया जा सकता है। और ये काफ़ी होता है, जो क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, बिजनेसमैन जो टॉप होंशोज हैं उनके साथ काफ़ी होता है। और कई बार हम देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है वो हर प्लेटफॉर्म पे नहीं है आपको, मतलब फेसबुक, इंस्टा पे नहीं मिलेंगे वो, कुछ आपको ट्विटर पे ही मिलेंगे, कुछ लिंक्डइन पे मिले। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब सिक्योर है वो ज़्यादा प्लेटफॉर्म? नहीं सर, सिक्योर नहीं है। जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डिक्लेरेशंस हैं वो ट्विटर पे रिप्लाई करते हैं। अब मैं एज ए इंडिविजुअल इंस्टाग्राम पे अगर कोई कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ और मैं फ़ोटो क्लिक करके मैंने इंस्टाग्राम पे डालनी है, मैंने स्नैपचैट पे डालनी है, मैं उसको ट्विटर पे नहीं डालूंगा। जैसे लिंक्डइन
भी एक नेटवर्किंग साइट है, लेकिन लिंक्डइन उन लोगों के लिए है जो जॉब सीकर हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। लिंक्डइन में वैसी ऑडियंस मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आपको हर कुछ करने वाली ऑडियंस मिलेगी, जो कोई घूम रहा है वो भी इंस्टाग्राम डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट अपलोड कर रहा है, जो कॉलेज में बैठा है वो भी कंटेंट डाल रहा है, मेरे आप जैसे लोग भी कंटेंट डाल रहे हैं। बट अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो, अगर आप एक पॉलिटिशियन हो, अगर आप एक गवर्नमेंट एंटिटी हो, तब आप ट्विटर पे अपनी अनाउंसमेंट करोगे, उसको ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। ये माइंडसेट है लोगों का, ये माइंडसेट है। कोई ज़्यादा शायद है, कंपनीज ने भी ऐसे ही इवॉल्व किया होगा, फोकस अच्छा जी होगा। जी, ये माइंडसेट है लोगों का कि अगर लेट्स से हिमाचल गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल न्यूज़ देखनी है तो फटाफट ट्विटर पे जाके हम देखेंगे आज की क्या अनाउंसमेंट हुई है, हम उसको इंस्टाग्राम पे बाद में देखेंगे। और अगर कोई जॉब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई जॉब देखनी है तो आप ट्विटर पे ना जा करके आप लिंक्डइन पे जाकर देखोगे। जी, आप डेली लाइफ में क्या करते हैं, मैं आपकी स्नैप की स्ट्रीक्स देखना चाहता हूँ, तो मैं ट्विटर पे ना जाके मैं स्नैपचैट पे जाऊँगा। ठीक है। मैं अब इस इंटरव्यू को क्लोज करते बार मैं आपसे कुछ प्रोफेशनल्स का नाम लूँगा, तो आपने मुझे बस ये बताना है कि उसको किस चीज़ की किस प्लेटफ़ॉर्म पे उसको एक्टिव होने की ज़रूरत है। जी, पहला मैं लेता हूँ कि मान लो एक पॉलिटिशियन है, उसका टारगेट है कि उसको वोट लेने हैं, उसको जीतना है। जी, तो किस प्लेटफ़ॉर्म पे उसको रहने की ज़रूरत है? सारे प्लेटफ़ॉर्म पे सर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, सब पे? सब पे रहना ज़रूरी है। और सब पे रहने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है सर, आपका वही एक कंटेंट हर प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड होगा। उनके टाइमिंग आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमें ये टाइमिंग इस टाइम पे अपलोड करना है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपके कंटेंट को पहले अपलोड करवा लेते हैं और आप उसको गिवन टाइम पे रिलीज़ वो कर शेड्यूल कर सकते हो, सकते हैं। शेड्यूलिंग कर सकते हो आप। तो अगर आपके पास 2 या 3 लोगों की भी सोशल मीडिया की टीम है, तो आप डिजिटली बहुत अच्छे से अपने आप को लोगों के सामने शोकेस कर सकते हो, अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस दिखा सकते हो। हॉस्पिटल्स की बात करें तो? सेम सर, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो? कोई भी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए मीन्स हर जगह होना पड़ेगा, हर जगह, हर स्पेसिफिक जगह नहीं है। होना चाहिए। हाँ, ओमनी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी सर, तभी रिज़ल्ट आएगा। किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से रिज़ल्ट नहीं आता। आपको हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह आपको प्रेज़ेंट होना चाहिए, और ये आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगी, ये आपकी प्रेज़ेंस ही बढ़ाएगी। और जब मैंने आपको देखा कि आप एक बहुत फ़ेमस पर्सनैलिटी है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे दिखे, तो जिस दिन आप मुझे यूट्यूब पे दिख गए ना, मेरा आप पे और रुझान बढ़ जाएगा। जिस दिन आप मुझे स्नैपचैट पे भी दिख गए ना, मेरा रुझान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर सारे प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव हैं, तो मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ तो फिर देन सेम रूल अप्लाइज फॉर बिजनेसमैन आल्सो, प्रोफेशनल्स आल्सो, स्टूडेंट्स आल्सो। एवरीवन। अच्छा, इसका ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ पे फोकस करना हो? और इसमें अर्निंग कौन से वाले ज़्यादा देते हैं? जैसे कोई लोग पैसा कमाने के लिए भी कंटेंट बना रहे हैं तो? सर देखिए, इंस्टाग्राम पे तो ब्रांड कोलैबोरेशंस के थ्रू ही आप अर्निंग कर सकते हो, उसका मोनेटाइज़ेशन इंडिया में अभी इनेबल नहीं हुआ है। जी। फेसबुक की मोनेटाइज़ेशन इनेबल हुई है, लेकिन फेसबुक का पे आउट बहुत कम है एज़ कंपैरिज़न टू यूट्यूब एंड स्नैपचैट। स्नैपचैट पे बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे रेवेन्यूज़। तो यूट्यूब एंड स्नैपचैट पे अच्छे रेवेन्यू है। तो हम आज के पॉडकास्ट को सर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे तो ऑडियंस के लिए यही है, एक तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो बातें हुई हैं उनको अमल में लाएं। दूसरा, अगर भाई पैसे कमाने हैं तो आपको यूट्यूब और स्नैपचैट के सर ने बताया कि उस पे ही ज़्यादा अर्निंग है, फेसबुक बहुत कम देता है। और जो भी सर ने बातें कही, मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो है इसको सीरियसली सुनेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो जिनका जो कड़े हुए ज़्यादा हैं, अपनी यंग एज में ही इस लाइन में आ गए हैं और अब अपने पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।